गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आइए आप स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। इससे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए और बच्चों को के पास, जिससे लाइव और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देरी नहीं करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि इस समय काफी एग्जाम होने वाले हैं, जिसके तो उस हिसाब से जो करंट अफेयर्स है वो हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, आपको हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो निश्चित ही मिल जाएंगे। तो आइए हम देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को जल्दी से और बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे उनको भी हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती जाए और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है 6 फरवरी, आज के हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई जपेटेक सभ्यता मुख्य रूप से किस देश में फली फूली। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है नंबर 1 मैक्सिको, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 3 है इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर 4 है मलेशिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जो जपोटेक सभ्यता है ये कहां विकसित हुई, किस शहर में और किस कंट्री में। तो इसका ऑप्शन जल्दी से आप बताइए, अमेरिका के मैक्सिको सिटी में या न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में या मलेशिया में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। जो जोपेटिक जो सभ्यता है ये कहां पर विकसित हुई। तो जो हमारा जोपेटिक सभ्यता है ये प्राचीन मेसो अमेरिका की एक सभ्यता है। ये प्राचीन मेसो अमेरिका की एक सभ्यता है। जो मेसो अमेरिका की एक सभ्यता है और ये बहुत ही उन्नत सभ्यता थी वहां की। ये दक्षिण में मेक्सिको सिटी में इसका जो ये अमेरिका के दक्षिणी मेक्सिको में इसके जो विकास हुआ वहीं पे। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मैक्सिको सिटी, यानी मैक्सिको में जो जोपेटिक सभ्यता है इसका विकास वहीं पे हुआ। ये लगभग 700 ईस्वी से और 1200 ये 12 यानी 1521 ईसा पूर्व के आसपास, 1521 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो कार्यकाल था वो रहा हुआ है। ये मेसो अमेरिका की सबसे पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता थी। ये जो जोपेटिक जो सभ्यता है ये मेसो अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये सभ्यता थी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। मेक्सिको में पुरातत्वविदों ने जापेटेक संस्कृत की 1400 वर्ष पुरानी एक कब्र की खोज की है, जिसमें एक उल्लू की मूर्ति एक आदमी को पकड़े हुए हैं, रंगीन भित्ति चित्र और कैलेंडर की नक्काशी भी प्राप्त वहां हुई है। जो जापेटिक सभ्यता है ये मैक्सिको के ओक्साका घाटी में इसका जो विकास है वो वहां देखा गया है। जो आटोयाक नदी है उसकी सिंचाई करती थी। उन्होंने शिकार छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया था और बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और पत्थर की इमारतें बनाने का जो उनका जो कौशल था वो विकसित हुआ था। यह 200 से 100 ईस्वी के बीच इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था। चलिए जो
और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हेनले डार्क स्काई रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? जो हेनले डार्क स्काई रिजर्व है ये भारत का सबसे पहला डार्क स्काई रिजर्व है। ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। डार्क स्काई रिजर्व ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो लद्दाख के ये लद्दाख के चांगथांग जो वहां के जो चांगथांग जिला है वहीं पे स्थित है। लद्दाख के चांगथांग जिले में ये स्थित है और ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये लद्दाख में स्थित है। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। जो लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में एक ऑल स्काई कैमरे का उपयोग करते हुए एक दुर्लभ रक्त लाल अरोरा दर्ज किया गया है। हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहां पर आकाश पोर्टल 1 श्रेणी का है जो सबसे अंधकारमय स्तर है। इसे दिसंबर 2022 में अधिसूचित किया गया था। इसे दिसंबर 2022 में इसको अधिसूचित किया गया था। जो ये लद्दाख में है चांगथांग जिले में ये स्थित है और लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी को किस व्यापक नीतिगत ढांचे के हिस्से के रूप में पेश किया गया है? जो ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी है इसको किस नीति के अंतर्गत इसको अभी पेश किया गया है? तो जो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज नीति और ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन अन्वेषण और लाइसेंस नीति और जो ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय आपतटीय नीति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए। और अब देखते हैं कुछ इसी के साथ हम कुछ जैसे क्या कहते हैं इसी के साथ हम कुछ और भी टॉपिक जो अब इसी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को शेयर करते भी रहिएगा और इसके जल्दी से आंसर बताइए। जो ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी है इसको किस व्यापक नीतिगत ढांचे के रूप में अभी हाल ही में पेश किया गया है? तो अभी जो हाइड्रोजन कार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति है इसके ही थ्रू ओपन कवरेज लाइसेंस को यानी इसको अभी हाल ही में पेश किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। अभी हाल ही में ऑयल इंडिया ने 9वें दौर में जीते गए ब्लॉकों में भूकंपीय अध्ययन किए ताकि 10वें दौर का जो बोली है उसकी योजना को बनाई जा सके। तो अभी हाल ही में इसी के लिए इसने 18 वर्षों से अधिक समय में लागू की नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति का जो अभी स्थान लिया। इस नीति के तहत कंपनियां अपने दम पर तेल गैस ब्लॉक चुनकर अपना उसका अन्वेषण कर सकती हैं। सरकारी अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण शुरू किया जा सकता है। यह नीति राष्ट्रीय डेटा भंडार और भूकंपीय डेटा तक पहुंच को भी सफल बनाएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है
ये सही होगा। आइए हम देखते हैं दूसरा यानी 4th नंबर का क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किस बैंक के सनराइज सेक्टरों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की गई है? तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है बैंक ऑफ बड़ौदा, और ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है केनरा बैंक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसके बारे में आप लोग बताइए, जल्दी से हम आंसर करिए, करते रहिए, देर ना करिए। और अभी हाल ही में जो चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसकी शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। आइए हम इसको बारे में भी देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण उभरे क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए चक्र की शुरुआत की है। यह एक प्रौद्योगिकी आधिकारिक और टिकाऊ उद्योगों को सहयोग देने वाला एक ज्ञान आधारित मंच होगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा। केंद्र का यह उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और वैश्विक मूल्यों पर एक एकीकृतकरण करना है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अभी हाल ही में शुरुआत की गई। चलिए आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस को मनाया 1 जनवरी 2025 को? 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन से स्थापना दिवस मनाया? इसको जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस को मनाया है। चलिए जल्दी से आप और इसको कमेंट करते रहिए। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस को मनाया है। अच्छा आप लोग बताइए 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो 3 जनवरी है ये महिला शिक्षक दिवस के रूप में महिला शिक्षक दिवस रूप में 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में रसोइयों और सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की के लेकर खबरों में
रही पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय के द्वारा अभी इसको कार्यान्वित किया जाता है? तो जो हमारा ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर 2 है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जो ये पीएम पोषण योजना है, पीएम पोषण योजना, इसे हम पहले माध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जानते थे। माध्याह्न भोजन योजना के नाम से योजना के नाम से भोजन योजना के नाम से जानते थे। जो पीएम पोषण योजना, इसे हम पहले माध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। आप लोग इस पे स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला इसके बारे में और उसमें जानते हैं। अभी हाल ही में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता था, तहत रसोइयों और सहायकों को मानदेय में वृद्धि करने का जो अनुरोध किया गया था, उसे मान लिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता था। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता था। यह सरकारी और सह सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका यानी प्रारंभिक और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करता था। इस योजना के थ्रू कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन को देने का काम करते थे। चलिए आइए हम इसके बारे में देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में 1 से कक्षा 8 बच्चों को प्रतिदिन इसके माध्यम से भोजन को दिया जाता था। आप लोग ये बताइए 5 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं? जल्दी से बताइए 5 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 5 जनवरी को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का और आंसर बताइए। जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और क्लास को शेयर करते रहिए जिससे लड़के और जुड़ सके। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी बताइए 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए 10 जनवरी को किस दिवस को रूप में मनाते हैं? तो 10 जनवरी को, हाँ आंसर सही आ रहा है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार सरकार ने, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में प्रायोगिक परियोजना के तहत पहली अनाज एटीएम मशीन लगवाने का एक मंजूरी प्रदान कर दी है? तो जो बिहार सरकार ने है जो अनाज एटीएम मशीन लगवाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी थे, प्रदान कर दिया गया है। तो वो कहां पर लगाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर और ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। अभी बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्ट के द्वारा पहली अनाज एटीएम लगाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये 24x7 घंटे काम करेंगी, काम करती रहेंगी, जिससे उस एटीएम से अनाज निकाला जा सके। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। अभी बिहार के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना में पहली 3 अनाज एटीएम मशीनें लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो जो पटना है, पटना में 3 अनाज एटीएम लगाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह अन्नपूर्ति नमक अनाज एटीएम एक स्वचालित यानी स्वयं अपने आप चलने वाली मशीन होगी जो गेहूं चावल को वितरित करेंगी। इस तकनीक को विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के सहयोग से इसको विकसित किया है। यानी भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ये मशीनें 24x7 घंटे काम करती रहेंगी और सौर ऊर्जा से भी इसको संचालित किया जाएगा। यानी 24x7 घंटे ये अपना काम करेंगी और इसे सौर ऊर्जा से भी इसको संचालित किया जाएगा। ये भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के सहयोग से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर डी है यानी पटना, अभी इन्हीं में यहीं पे 3 अनाज एटीएम को लगाया जाएगा जो 24 घंटे इसका ये अपना काम करती रहेंगी। ये सोलर एनर्जी से भी इसको संचालित किया जाएगा। इसमें चावल और गेहूं का को आप 24 घंटे में कभी भी निकाल सकते हैं। चलिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये सही होगा। आइए और एक देखते हैं, जो 12 जनवरी है इसको किस रूप में हम मनाते हैं? यानी 12 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाते हैं? इसको भी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। 12 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये कुछ बहुत ही आपको जो दिवस हर एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग इसी के माध्यम से आपको हम जनवरी फरवरी सारे जो दिवस हैं उसको भी याद करवा देंगे। तो आप लोग जल्दी बताइए 12 जनवरी किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो जो 12 जनवरी है इसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 जनवरी को मनाते हैं। यानी 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप लोग एक और क्वेश्चन बताइए कि 14 जनवरी को हम किस रूप में? तो ये 9वां सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में हम इसको भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 क्वेश्चन को हम आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर करते रहिए और
जिससे हमारी क्लास को और भी लोगों तक पहुंच सके। देखते हैं थारी दंड आर्द्रभूमि, जिसे हाल ही में रामसर नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो जो छारी दंड आर्द्रभूमि है, छारी दंड आर्द्रभूमि, ये है रामसर साइट के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। अब सबसे पहले आप बताइए कि जो आर्द्र भूमि दिवस है, आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोग इसके बारे में जल्दी से बताइए। आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को, 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। जो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक जागरूकता फैलाना, यही हमारा 2 फरवरी का जो आर्द्र भूमि दिवस है इसका एक मेन मकसद होता है। तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है, यही का जो छारी धड़ आर्द्र भूमि है, इसी को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत जानते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, पहले भारत ने अपने रामसर नेटवर्क में 2 नई आर्द्र भूमियों को भी हाल ही में शामिल किया है। पहला है उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य में मीठे पानी के दलदल, वन और घास के मैदान हैं जो उच्च जैव विविधता का समर्थन करते हैं। इसे वर्ल्ड इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया है। गुजरात के कच्छ में स्थित छारी दंड आर्द्र भूमि बन्नी घास के मैदानों और नमक के मैदानों के बीच स्थित एक मौसमी खारी आर्द्र भूमि है। ओ सॉरी, ये आंसर आपको गलत। ये जो छारी धड़ आर्द्र भूमि है ये गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जो छारी धड़ आर्द्र भूमि है ये गुजरात में स्थित है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी है 4 फरवरी। तो विश्व आर्द्र भूमि यानी विश्व वेटलैंड डे हम किस तारीख को मनाते हैं? तो अभी हाल ही में आपको बता, पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आइए हम इसके बारे में भी और ध्यान से देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि संबंधी सम्मेलन को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। 2026 का जो विषय है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान को, जो आर्द्र भूमि का जो वेटलैंड डे है, इसके जो 2026 का जो एक थीम है वो है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। तो आप लोग इस पे भी स्टार लगा लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2026 में जो विश्व जो वेटलैंड डे है इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, ये इसका मुख्य विषय है। ये सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव है। यह आर्द्र भूमि में संरक्षण में स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान को भूमिका पर भी बल देता है। तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में ईरान से में इसकी किया गया था। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया 2 फरवरी। 2 फरवरी 1971 में इसकी जो किया गया था। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे के रूप में हम इसे मनाते हैं।
23 जनवरी को 23 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी से इसका आप लोग जल्दी बताइए। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो 23 जनवरी है इसको हम राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में इसे हम मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि आप लोग बताइए जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में। जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते होंगे उनको तो ये पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस राष्ट्रीय और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम 24 जनवरी को ही मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। एक दिवस और हम 24 जनवरी को 24 जनवरी को मनाते हैं। आप लोग जल्दी से उसका भी बताइए कि एक जो और हम एक दिवस और 24 जनवरी को मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। 24 जनवरी को एक दिवस और हम मनाते हैं। जो 24 जनवरी है अंतरराष्ट्रीय 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप क्लास को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय बजट 2026-27 में एग्री स्टैक पोर्टलों को एकीकृत करने के लिए प्रस्तावित बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरण का नाम क्या रखा गया है? जो हमारे निर्मला सीतारमण ने अभी जो बजट पेश किया है उसमें एग्री स्टैक पोर्टलों को एकीकृत करने के लिए प्रस्तावित बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI उपकरण का जो क्या नाम रखा गया है? तो अभी जो बजट पेश किया गया है जो AI उपकरण है उसका नाम एग्री AI प्लेटफॉर्म रखा गया है। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। भारत विस्तार यानी कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली किसानों के लिए प्रस्तावित बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। ये आधारित मंत्र जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी अपनी केंद्रीय बजट 2026-27 में की थी। यह मंच एग्री स्टैक पोर्टलों पर AI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि बहुपद्धतियों को AI प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। इस मंच का मेन जो उद्देश्य है किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने की अनुकूलता और वास्तविक समय में परामर्श देने के लिए प्रदान किया जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है AI एग्री AI प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में 2026-27 जो बजट है उसमें इसके लिए एक वो रखा गया है। चलिए
आप लोग बताइए 25 जनवरी को, 25 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में हम मनाते हैं? 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। चलिए आप लोग और बताइए, विश्व कुष्ठ दिवस, विश्व कुष्ठ, जो विश्व कुष्ठ दिवस है हम किस जनवरी, किस डेट को मनाते हैं? विश्व कुष्ठ दिवस की किस डेट को हम मनाते हैं? तो आप लोग जानते होंगे जो 26 जनवरी है, जो 26 जनवरी है दो, इससे 26 जनवरी 2025 को हम विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में जो इसकी थीम राज्य कौन सा है? तो जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है 2026 के लिए थीम राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जल्दी से इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर जो बी है पंजाब और हरियाणा, और ऑप्शन नंबर जो सी है उत्तर प्रदेश और मेघालय, और ऑप्शन नंबर डी है असम और मणिपुर। तो जो थीम राज्य है कौन है? आप लोग जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप पहले ये बताइए जो सूरजकुंड मेला है ये किस क्रम का है? तो ये 69वें क्रम का है, और किस राज्य में इसको मनाया जाता है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? तो ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है और किस क्रम का है? तो हम जान चुके हैं कि 39वें क्रम का है, और ये किस राज्य में मनाया जाता है इसके बारे में जल्दी बताइए। तो ये हरियाणा राज्य का, हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण मेला है, और जो इसका थीम, जो थीम राज्य है वो उत्तर प्रदेश और मेघालय को इसका थीम राज्य अभी हाल ही में घोषित किया गया है। आइए हम इसके बारे में विस्तृत में जानते हैं। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का उद्घाटन अभी 31 जनवरी को हरियाणा के जो फरीदाबाद स्थित है सूरजकुंड में अभी इसका जो उद्घाटन किया गया है। ये आगंतुकों की सहायता और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस मेला में स्थायी ऐप भी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इस आयोजन में कारीगरों को पारंपरिक ज्ञान, संरक्षण और सतत एवं समावेशी अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका जो मुख्य विषय है स्थानीय और वैश्विक है। जो इसका जो इस मेले का जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय वो है स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक। तो ये भी आप लोग याद करिए, कर लीजिएगा। जो इसका जो मुख्य विषय है स्थानीय से वैश्विक है, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देगा। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए। ऑप्शन हमारा जो नंबर सी है ये सही होगा। चलिए आपसे कुछ और डेट पूछते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। जो 28 जनवरी को, 28 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं? 28 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं?
तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि 28 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। तो 28 जनवरी को डेटा गोपनीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, डेटा गोपनीय दिवस के 28 जनवरी को डेटा गोपनीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक 28 जनवरी को एक और दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। जो 28 जनवरी है इसे हम सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस के रूप में भी, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये दिवस जनवरी के बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 28 जनवरी को हम 2 दिवस के रूप में मनाते हैं, एक डेटा गोपनीय दिवस और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस के रूप में भी हम 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए, जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं ये हो चुके हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में इसको हमको बताइएगा। और इससे पहले आप हमारे क्लास से जुड़ने के लिए ये QR कोड को स्कैन करके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप इससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारे क्लास के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो PDF है वो भी मिल जाएंगे, और हमारे क्लास से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग देर ना करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और आप लोगों को उसके माध्यम से हमारे क्लास के जो क्लासेस नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगी, PDF भी आपको मिलेंगे, जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग की जो डाउट्स होंगी वो भी आपको इसी टेलीग्राम पे सॉल्व कर दी जाएंगी। जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे क्वेश्चन का आपको जो उसमें निष्कर्ष है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करते रहिएगा। आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग बताइएगा, तो हम जो इस क्लास को है और बेहतर से बना सकते हैं और लड़कों और बच्चों तक इसको हम पहुंचा सकते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए काफी है। हम सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए, आज क्लास को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।